Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. This is the video for crash course on competitive English. And today's topic is idioms and phrases. And we are going to solve the first exercise of idioms and phrases today. आज का first question is, first of all, directions. In the following questions, alternatives are given for the idiom or phrase underlined in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase. So, here the idioms have been given and for them alternatives have been given, and we need to find out the best option or meaning of that idiom or phrase. The first is, for his alleged involvement in espionage, he is under a cloud these days. तो अंडर अ क्लाउड यहाँ पर दिया गया है। तो अंडर अ क्लाउड के लिए क्या होता है? अंडर अ क्लाउड कोई चीज़ क्या होती है? अंडर क्लाउड का मतलब होता है, जो मीनिंग लगाया जाता है अंडर द क्लाउड। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं क्या क्या। एक तो एक्सपीरियंस क्लाउडी वेदर, तो ही इज एक्सपीरियंसिंग क्लाउडी वेदर। तो he is under a cloud means he is under a cloud means like he has been put under something, इस तरह से। तो experiencing clouding weather, तो cloudy weather cannot be। enjoying favorable luck and under observation, तो इसमें से कुछ भी नहीं होता है। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पेशन। तो जब कोई अंडर क्लाउड होता है तो इसका मतलब है कि वह अंडर सस्पेशन है। तो इसलिए यहाँ देखिए, ये इसको पढ़ करके देखिए, फॉर इज अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन एस्पियनाज। तो एस्पियनाज क्या होता है? एस्पियनाज होता है जासूसी करना किसी की। तो जब कोई जासूसी करेगा तो किसी व्यक्ति को किस में रखा जाएगा? जासूसी के संदेह में रखा जाएगा। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है वो लगभग जो इशारा करता है, फॉर इज अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट, किसी का इन्वॉल्वमेंट है किसमें? एस्पियनाज में। तो एस्पियनाज क्या है? जासूसी है। तो जासूसी के इन्वॉल्वमेंट का क्या होगा? शक होगा, सस्पेशन होगा। तो ही इज अंडर सस्पेशन दीज डेज। ये मीन्स ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर for the question number 1. Second question is, we have appealed to him again and again. There is no use flogging a dead horse now. We have appealed to him again and again. हम उसे बार बार अपील कर चुके हैं। There is no use, कोई यूज नहीं है। किस चीज का यूज नहीं है? Flogging a dead horse. डेड हॉर्स का मतलब है हॉर्स दैट हैज डाइड। फ्लॉगिंग मतलब बीटिंग। तो यहाँ पर अब किसी मरे हुए घोड़े को मारने से क्या फायदा है? तो मरा हुआ घोड़ा क्या दौड़ने लगेगा? अगर किसी मरे हुए घोड़े में आप चाबुक मारोगे या कोड़े मारोगे तो क्या हुआ? घोड़ा दौड़ने लगेगा? तो दौड़ेगा तो नहीं। तो क्या होगा? तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। और क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए फायदा जब कुछ नहीं होना है तो कोड़े शाम तक मारते रहिए, तो शाम तक आप टाइम वेस्ट करना है अपना। तो इसलिए इसका जो मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा? रिपीटिंग आवर रिक्वेस्ट, ये तो नहीं हो सकता। मेकिंग हिम सी रीजन, ये भी नहीं हो सकता। बीटिंग अबाउट द बुश, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, ये हो सकता है। क्योंकि फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स क्या है? ये जो एक यूजलेस एफर्ट है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। एक ऐसा कोशिश है, ऐसा विचार है ये। तो इसलिए ये कभी नहीं हो सकता। तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब, नाउ का मतलब हो जाएगा वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। एक ऐसा प्रयास जो कभी पूरा नहीं हो सकता, राइट। एंड देन आवर थर्ड sentence is, because of his misbehavior he is bound to face the music. अब हमारे पास ऑप्शंस हैं। बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक।
तो हमारे पास सेंटेंस है गेट फिनिश्ड, गेट रेप्रिमांडेड, फील सॉरी, लिसन टू द म्यूजिक। तो ये देखिए बिकॉज ऑफ इज मिसबिहेवियर, तो मिसबिहेवियर के कारण क्या होता है आपके साथ, ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक। तो ही इज बाउंड मतलब अब ये सर्टन है, वह बंधा हुआ है, ही इज बाउंड जरूर जरूर उसको ये क्या होगा, फेस द म्यूजिक, यानी उसको म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। तो जब हम किसी से मिसबिहेव करते हैं, मिसबिहेव अपने आप में गलती है, जब मिसबिहेव करते हैं तो इनमें से क्या ऑप्शन मतलब हमारे साथ हो सकता है, गेट फिनिश्ड हम समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। गेट रेप्रिमांडेड, तो रेप्रिमांडेड मतलब क्या हमको डांटा जाता है, तो बिल्कुल हमको डांटा जाता है, डांटा जाएगा ही हमको जब हम किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे। तो फील सॉरी, अगर हम खुद फील सॉरी करने लगे तो फिर हम ऐसा कर रहे ही क्यों, हमको तो सॉरी फील कराया जाता है, हम सॉरी करते नहीं है फील। लिसन टू द म्यूजिक, यानी किसी को डांटने के मतलब किसी के साथ मिसबिहेव करने के बाद ये जरूरी है कि आप म्यूजिक सुनेंगे, तो ऐसा कभी सुना है क्या, कभी कोई सेंटेंस किसी ने कहा है कि अब आपको म्यूजिक सुनना ही सुनना पड़ेगा। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है गेट रेप्रिमांडेड, यानी अगर आपने किसी के साथ मिसबिहेवियर किया है, गलत काम किया है, तो फिर आपके साथ भी डांट डपट होनी है। तो ही इज बाउंड टू गेट रेप्रिमांडेड, यानी वो उसको भी डांटा जाना अब निश्चित है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि उसको भी डांटा जाना अब निश्चित है। फोर्थ क्वेश्चन इज, तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन बी गेट रेप्रिमांडेड इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वाज डिसरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ अ टोकन स्ट्राइक। तो टोकन का मतलब क्या होता है, टोकन का मतलब ये होता है कि हमने कोई छोटी सी चीज हमने टोकन लेकर के गए और समोसे वाले ने समोसा दे दिया, मतलब दुकान पे टोकन बट रहे हैं, तो टोकन दिखा करके हमको चीज मिल जाती है। दुकानों पर, साइकिल स्टैंड पर ये होता है, टोकन दिखाया हमने और साइकिल मिल गई। तो टोकन एक छोटा सा किसी चीज का स्वरूप होता है, जैसे पेमेंट करने का एक स्वरूप है कि टोकन मतलब हमने पेमेंट कर दिया, इस बात का स्वरूप है। बहुत सारे जगह पर टोकन व्यवस्था होती है, कैंटीन में फैक्ट्रियों की तरफ से कैंटीन व्यवस्था होती है, सबको महीने पर टोकन दिए जाते हैं। तो टोकन इज एक ऐसी व्यवस्था है जो ये दर्शाती है कि आपने मतलब जो चीज लेने जा रहे हैं, जिस चीज को लेने का क्लेम कर रहे हैं, उसके लिए भुगतान आपने किसी भी तरह से श्रम के रूप में या पैसे के रूप में आपने भुगतान कर दिया है, तो उसको हम कहते हैं टोकन। अब यहाँ टोकन का क्या मतलब हो जाएगा, द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वॉज डिसरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ अ, यानी काम जो है फैक्ट्री का जो काम था, वर्किंग था, वॉज डिसरप्टेड, उसमें बाधा आ गई, रोक दिया गया वो, ऑन अकाउंट ऑफ टोकन स्ट्राइक। तो स्ट्राइक क्या होती है, हड़ताल। तो कौन सी हड़ताल है ये, टोकन स्ट्राइक। तो टोकन स्ट्राइक इसका मतलब कौन सी हो जाएगी, टोटल स्ट्राइक, यानी कंप्लीट पूरी स्ट्राइक, उसको टोकन स्ट्राइक कहेंगे। क्या, केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक, मतलब बहुत प्लान करके, केयरफुल करके और जो है स्ट्राइक किया हो, क्या उसको हम कहेंगे केयरफुली स्ट्राइक। या शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, या फिर छोटी सी वार्निंग हो, शॉर्ट स्ट्राइक हो और केवल वार्निंग के लिहाज से उसको किया गया हो। या फिर सडन कॉल ऑफ स्ट्राइक, या अचानक स्ट्राइक की कॉल को। तो शॉर्ट क्या है ये, टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक मतलब छोटा सा हमने कुछ दिखाया टोकन के रूप में, और टोकन मतलब एक पहचान के रूप में, सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में हमने कुछ दिखाया और किसी ने हमको सामान दे दिया, तो वही है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, टोकन स्ट्राइक का मतलब, टोकन का मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। इसलिए उस टोकन का जो हम घटनाएं आपको याद करा रहे हैं, उनका मैच किसके साथ है, उनका इसके साथ है, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, छोटी सी स्ट्राइक की केवल एक चेतावनी के तौर पर कि आज हम इतनी कर रहे हैं, अगर आप हमारी बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर इससे बड़ी बड़ी हो सकती हैं और बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती है। तो शॉर्ट स्ट्राइक, तो टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या है, शॉर्ट स्ट्राइक। टोकन छोटा होता है, ऐसे शॉर्ट स्ट्राइक कैसी है, वो भी छोटी होती है, तो इसलिए टोकन स्ट्राइक मतलब शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका आंसर है। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है, बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल आई फेल फाउल ऑफ हिम। तो आई फेल फाउल ऑफ हिम, अब इसके हमारे पास ए बी सी डी
4 ऑप्शंस है हमारे पास। तो 4 ऑप्शंस में क्या है, बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल आई फेल फाउल ऑफ हिम, क्वारल्ड विद, तो उसके साथ झगड़ा, टू गेट इनटू ट्रबल विद, किसी समस्या में फंसना, अग्रीड विद, सहमत, डिड नॉट अग्री विद। तो बाई अपोजिंग हिज प्रपोजल, अपोजिंग का मतलब गोइंग अगेंस्ट हिज प्रपोजल, यानी उसके प्रपोजल का विरोध करके या करने पर या करने के द्वारा, आई फेल फाउल ऑफ हिम। आई फेल फाउल ऑफ हिम मीन्स आई फेल और आई शैल गेट इनटू ट्रबल विद हिम। फेल ऑफ हिम मीन्स आई shall get और I get into trouble with him और I am to get into trouble with him, यानी उसके प्रपोजल को मना करके अब क्या है, I fell foul of him means I am to get trouble with him, यानी कि मुझे उसके साथ समस्या अब होनी ही होनी है, मेरे साथ हमेशा आप कुछ न कुछ गलत या उल्टा सीधा होना ही होना है। दैट इज, तो अपोज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर कुछ न कुछ समस्या आएगी ही आएगी। ये सीधा सीधा लड़ना पड़ेगा ये तो नहीं हो सकता। अग्रीड विद, उसको जब अपोज ही कर दिया उसके प्रपोजल को, तो फिर आई फाउल ऑफ हिम में अग्रीड विद तो हो ही नहीं सकता, डिड नॉट अग्री विद भी नहीं हो सकता। तो क्या है, अब कोई ना कोई, जब हम किसी का प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं तब क्या होता है, या अपोज कर देते हैं, तब ये है कि वो दूसरे व्यक्ति कोई समस्या खड़ी करेगा, और वह समस्या क्या है, वो कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए आई टू गेट इनटू ट्रबल विद, ये फेल फाउल ऑफ हिम का मतलब या मीनिंग हो जाएगा। 6th क्वेश्चन इज, those who work by fits and start seldom show good results, मतलब जो लोग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स काम करते हैं, सेल्डम शो गुड रिजल्ट, मतलब बहुत ना के बराबर, कभी कभार ही वो रिजल्ट देते हैं, वैसे कभी रिजल्ट नहीं देते, ना के बराबर ही देते हैं और कभी कभी ही देते हैं, और वैसे तो कभी नहीं देते। तो यहां पर अब इसके ऑप्शन से रेयरली, रेयरली मतलब ये बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी रेयरली, रेयरली का मतलब है कि मतलब बहुत मुश्किल से कभी महीने 4 महीने में एक आधा बार काम कर लें, या साल 2 साल में, या 4 से 10 साल में काम कर लें, तो उसको आप कहेंगे रियली, यानी कभी न करते और सब जानते हो कि ये कभी नहीं करते काम, उसके बाद कभी कभार कर लें, तो क्या है, दे सेल्डम शो गुड रिजल्ट्स, यानी वे कभी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखाते, कभी बहुत मुश्किल से ही रिजल्ट दिखाते हैं। एक टॉपिक। दूसरा, डिसइंटरेस्टेडली, डिसइंटरेस्टेडली मतलब बिना इंटरेस्ट के अगर वो काम करें तो क्या वो रिजल्ट दिखाते हैं, तो वो रिजल्ट नहीं दिखाते सॉरी, उनके काम का अच्छा परिणाम नहीं आता। तीसरा है इरेगुलरली, इरेगुलरली मतलब रेगुलरली करते तो है लेकिन रेगुलरली नहीं करते हैं, एंड डी रेगुलरली। तो अब यहाँ पर देखिए, एक तो रेयरली तो बिल्कुल भी नहीं, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब रेयरली तो बिल्कुल नहीं हो सकता, रेयरली का मतलब 4 से 10 महीने, मतलब बहुत कम, ना के बराबर, रेयरली यानी लोगों को भी भरोसा ना हो तब उसको रेयरली कहते हैं। डिसइंटरेस्टेडली यानी बिना मन के करें, तो बिना मन के करेंगे तो वास्तव में तो भी जो है उनके साथ उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन बिना मन के करेंगे और अगर वो रेगुलरली करें और बिना मन के करें तो रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो इसलिए इसका मतलब वो रेगुलरली नहीं करते, तो रेगुलरली नहीं करते तो इसका मतलब हो गया कि वो इरेगुलरली करते। इरेगुलरली मतलब कभी कर लिया, कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, आज कर लिया कल छोड़ दिया, आज 10 बजे कर लिया परसों 2 बजे कर लिया थोड़ा सा। तो इस तरह से जो लोग इरेगुलरली करते हैं, अगर डिसइंटरेस्टेडली करते लेकिन आप रोजाना करें तो भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप इरेगुलरली करें, कभी कभार करें तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी यानी इरेगुलरली, यानी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, जो आप काम रेगुलरली नहीं करते उसके लिए हम कहते हैं इरेगुलरली।
तो ऑप्शन सी, 6th क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। अब है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, द न्यू मैनेजर थॉट दैट he would give employees enough rope for the first 6 months, after which he would back and work done. After which he would back and work done. तो जिसके बाद वह बैक देखेगा, वास्तव में पीछे देखेगा और मतलब उन्होंने क्या काम किया है इस चीज को वो देखेगा। तो द मैनेजर थॉट दैट ही वुड गिव एम्प्लॉइज इनफ रोप। इनफ रोप का अब यहाँ पर क्या मतलब है? इनफ रोप देगा फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, शुरुआती 6 महीनों के लिए। आफ्टर विच ही वुड बैक एंड वर्क डन, मतलब एंड सी वर्क डन और एंड गेट वर्क डन और एंड सी वर्क डन, ऐसे हम यहाँ कह सकते हैं। यहाँ कुछ वर्ड मिसिंग है, हम यहाँ लगभग सी वर्ड होगा, सी वर्क डन जो है। ही वुड बैक एंड सी वर्क डन, मतलब वो पीछे जाएगा उसके बाद और देखेगा क्या काम हुआ। तो क्या है? मैनी डायरेक्टिव्स। तो अब इनफ रोप का मतलब क्या है? मैनी डायरेक्टिव्स, यानी कि एम्प्लॉइज गिव एम्प्लॉइज इनफ रोप। इनफ रोप मतलब क्या? मैनी डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स, या फिर सफिशिएंट एडवाइस, या फिर ऑल द मटेरियल दे नीडेड। तो ये तो सब अगर काम कराना है तो ये तो सब देगा ही देगा। ऑल द मटेरियल दे नीडेड, ये तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, ये 6 महीने तक अगर नहीं देगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो इसलिए सफिशिएंट एडवाइस, मैनी डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स, एंड डी इज इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। तो किसी भी कर्मचारी को क्या चाहिए होता है? ये तो सब चीजें मटेरियल है, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो हर स्थिति में चाहिए। लेकिन इसके अलावा और क्या चाहिए होता है? तो किसी भी कर्मचारी को काम करने के लिए चाहिए होती है काम करने की स्वतंत्रता। अगर काम करने की स्वतंत्रता है तो कोई व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन अगर काम करने की स्वतंत्रता नहीं है, बार बार उसको डांटोगे, ये कहोगे ऐसे नहीं ऐसे करो, ये करो वो करो ऐसे करो, तब फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी जो है दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, he was all set. He was all set when he began his new job. He was all at set, sorry, at है ये। He was all at sea when he began his new job. अब जब उसने अपना नया जॉब स्टार्ट किया तो he was all at sea। तो यहाँ all at sea का मतलब क्या है? जब कोई नया नया काम करता है, ही बिगेन हिज न्यू जॉब। जब कोई नया काम करता है तब क्या होता है उसके साथ? ही वॉज हैप्पी, वो खुश होता है। क्या सैड होता है? पजल्ड होता है, या फिर वो ट्रायम्फंट होता है, विक्टोरियस होता है। तो क्या होता है? हैप्पी तो होता है, लेकिन कितना हैप्पी होता है नए नए काम में? नए नए काम में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है। तो वो हमेशा पजल्ड आदमी रहता है, कंफ्यूज रहता है, क्या करे क्या न करे, कैसे करे कैसे न करें, टारगेट ऐसे करना है। तो ज़्यादातर लोग क्या रहते हैं? वो पजल्ड रहते हैं। और ऑल एट सी का मतलब क्या होता है? ऑल एट सी का मतलब पजल्ड होता है। तो इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा? ही वॉज ऑल एट सी व्हेन ही बिगेन हिज न्यू जॉब। जब उसने अपना नया काम शुरू किया तब वह पजल्ड था, यानी परेशान था। तो इसलिए 8th का क्वेश्चन option C is the right answer of the question number 8. And then next is 9th and 10th. तो 9th क्या है? The sweeping statement by the boss left the conscientious workers disgusted. तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, यही तो पूछा गया है स्वीपिंग स्टेटमेंट। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट बाय दी बॉस का जो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट था, लेफ्ट द कॉन्शियंस वर्कर्स डिसगस्टेड। तो या कॉन्शियंस वर्कर्स डिसगस्टेड का मतलब क्या है? जो मतलब सावधान वर्कर्स थे उनको डिसगस्टेड छोड़ दिया। डिसगस्टेड मतलब उनको मतलब आश्चर्यचकित छोड़ दिया, या मतलब एक चिड़चिड़े स्थिति में उनको छोड़ दिया, परेशान स्थिति में छोड़ दिया,
ऐसी स्थिति में उस स्वीपिंग स्टेटमेंट ने छोड़ दिया। तो कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब कोई स्टेटमेंट कब किसी को डिसगस्टेड करता है, कब किसी को परेशान करता है, जब सीधी कोई बात ये कह दी जाए कि भाई आज के बाद तुम्हारी ये सैलरी है, ये करना है तो करो, नहीं तो रहने दो। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स से लोगों का दिमाग खराब होता है, मैनेजर के ऐसे स्टेटमेंट्स से। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, रैश स्टेटमेंट। रैश स्टेट मतलब आंसर नहीं दे रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ सर, रैश स्टेटमेंट है क्या, या अनप्रीमेडिटेटेड स्टेटमेंट है क्या, या थॉटलेस स्टेटमेंट है क्या, या जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है क्या। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। थॉटलेस या ये सब कुछ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। तो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 9th क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड देन हिज प्रमोशन ऑन इज ऑन द कार्ड्स। तो ऑन द कार्ड्स क्या होता है, ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है प्रोबेबल, मतलब संभावना। ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स किससे रिलेटेड है, जैसे हम भविष्य देखते हैं तो कार्ड में क्या लिखा हुआ है, तोता पढ़ करके बताता है कि कार्ड में ये लिखा हुआ है। पुराने समय में तोता पढ़ करके भविष्य बताता था, भविष्य पूछो हमसे देखो। तो इस तरह से भविष्य लोग देख पाते थे, उस वक्त जो है तोता बताता था और उसी पे लोग पैसे देते थे। तो उसी को हम कहते हैं ऑन द कार्ड्स। तो ऑन द कार्ड्स का मतलब कोई संभावना किसी चीज की बनती है तो हम कहते हैं ऑन द कार्ड्स है। हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स मतलब प्रोबेबल, यानी कि उसकी संभावना है। तो इसलिए 10th क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड देन 11th क्वेश्चन, शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज, यानी उसने मतलब उसका जो प्रपोजल था मैरिज का उसने रिजेक्ट कर दिया। कैसा, पॉइंट ब्लैंक। तो यहाँ पॉइंट ब्लैंक के ऑप्शंस क्या क्या है, वन इज डायरेक्टली, ब्रीफली, अब्रप्टली एंड पॉइंटेडली। पॉइंटेडली का तो मतलब हो गया उंगली दिखाते हुए यानी पॉइंट करते हुए। दूसरा हो गया अब्रप्टली, अब्रप्टली मतलब तुरंत, एंड ब्रीफली मतलब संक्षेप में, डायरेक्टली मतलब, डायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली तुरंत, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट इज डायरेक्टली। तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं कि उसने पॉइंट ब्लैंक की रेंज से उसको उसकी गोली चला दी। तो उसका मतलब क्या है, उसने गोली सीधी चला दी, डायरेक्टली उसी पर चला दी, किसी व्यक्ति पर। तो इसलिए पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है डायरेक्टली, ना ही ब्रीफली, अब्रप्टली या ना ही पॉइंटेडली। तो इसलिए 11th का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Then is question 12. Question 12 is Caesar was done to death by the conspirators. तो सीजर की सबने कहानी पढ़ी होगी। तो डन टू डेथ, डन टू डेथ का मतलब सीधा सीधा मर्डर्ड से होता है। तो यहाँ 12th का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपकी वोकेबुलरी थी क्रैश कोर्स पर, और इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए आज के लिए इतना ही। कल दूसरी एक्सरसाइज के साथ फिर आपको एक नया लेसन देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।